हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.37 जिसके अंदर वो कह रहा है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड आई ए। आपने थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है आई ए को इस फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट के अंदर, ठीक है जी। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम है क्या बच्चों? ये थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि आप एक बड़े से बड़े सर्किट को क्या कर सकते हैं, उसको कट लगा के यानी कि कुछ हिस्से को कट करके उसके टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। जिस हिस्से को आपने कट करके यानी कि यूजलेस बनाया है उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लें और ओवरऑल उसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल के नेक्स्ट सर्किट के साथ अटैच करके आप अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये थेवेनिन्स का कहना था। तो यहाँ पे वैसे अभी आपका इतना लेवल नहीं है, तो मैं लेवल से मुराद मेरा ये कहने का है कि ये आपका कंसेप्ट अभी इतना बिल्डअप नहीं होता यहाँ पे इस दर्जे पे। आप जैसे जैसे सेमेस्टर वाइज आप होते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी थेवेनिन्स कैसे वर्क करता है। तो अभी मैं जस्ट आपको इतना ही कहूँगा, आप हमेशा कोशिश कीजिए आउटपुट की वायर को ही कट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं आउटपुट की वायर को कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कट लगाया, एक यहाँ पे कट लगाया। आउटपुट की वायर यानी जहाँ पे मुझे यानी कि अननोन चीज़ को फाइंड आउट करना है जो मुझे कहा गया। आई ये मेरी आउटपुट की वायर है और ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी, तो मैंने इस वायर को कट ऑफ कर दिया यानी कट लगा दी है, ठीक है। क्रॉस का मतलब है कट लगा हुआ है। अब इसको कट करने के बाद कहा जाता है इस सर्किट को दोबारा से रीड्रा किया जाए और जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगा के वीओसी यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम किए जाएं, जैसा कि थेवेनिन्स कहता है। तो वही काम हो रहा है। देखिए मैंने दोबारा से रीड्रा किया इस सर्किट को, ठीक है। ये काम आपने खुद करना है, ये सिर्फ आपको ये सर्किट गिवन होगा, दूसरा आपने खुद बनाना है। तो मैंने देखें जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे एक वायर लगाई। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन टर्मिनल लगा के, ये देखिएगा ओपन टर्मिनल लगा के यानी कि इनको ओपन सर्किट भी कह सकते हो, वहाँ पे वीओसी मेंशन आउट कर दूंगा, प्लस माइनस वीओसी ये आपने मालूम करने हैं। आप वीओसी मालूम करेंगे, ये भी आपका फर्स्ट केस है यानी कि कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हुआ। वीओसी मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे, तमाम सोर्सेज को शट डाउन करके इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यार। तो देखिए मुझे वीओसी मालूम करना है। वीओसी यहाँ पे इन दो कंपोनेंट्स के क्रॉस एक लूप अगर हम बना दें, मतलब कि थोड़े से लम्हे के लिए सोचें कि इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन करता नहीं है ये, मतलब कि कंसेप्ट देने के लिए होता है। मैं आपको इसका असल मतलब बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। असल मतलब ये है बच्चों इस बात का कि अक्सर ना कि इसकी इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट बच्चों को लिखवा दी जाती है, मतलब कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज कंसिडर किए जाएंगे, कुछ इसके क्रॉस वोल्टेज कंसिडर किए जाएंगे और फिर वीओसी की एक इक्वेशन बना दी जाएगी। अब मैं इस तरीके से आपको करवा तो सकता हूँ, लेकिन मसला यह है बच्चों को अगर कंसेप्ट नहीं होगा वो समझ नहीं पाएंगे। असल में ना होता पता क्या है कि ये ओपन टर्मिनल्स होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन इक्वेशन उस कंसेप्ट से लिखी जा सकती है। देखें कैसे, मैं इस 2 एम्पेयर के क्रॉस कुछ वोल्टेज ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से वोल्टेज रख लेता हूँ प्लस माइनस V1, ठीक है जी। क्योंकि तरीके बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आप चाहे नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी तरीका है जो दूसरा मैं लगाने लगा हूँ, ठीक है। V1 यहाँ पे आ गया, इसके क्रॉस में प्लस माइनस अपनी मर्जी से देखें डायरेक्शन दे रहा हूँ प्लस माइनस की। आप यहाँ पे प्लस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। अब मेन पता है क्या मतलब हमें मतलब के मुद्दा है हमारा, वो है V1 और V2 को मालूम करना। अगर V1 V2 मालूम हो जाता है तो VOC मालूम हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे ये वोल्टेज ऐसे पैरेलल में इसके लगे हुए हैं, क्योंकि एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, तो ये वायर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। डेट्स वाई जितने वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस बनेंगे उतने ही यहाँ पे टोटल वोल्टेज होंगे, और वो आपको इक्वेशन में लिखना इतना आसानी से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जो बच्चे पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं इस किताब के लिए वो समझ रहे होंगे कि सर क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम हेल्प लेंगे नोडल लूप एनालिसिस टेक्निक का, ठीक है। लूप एनालिसिस में आपको पता है हमने हर एक लूप के अंदर एक करंट फ्लो करवाने होते हैं। ये तो लूप ही मतलब ओपन पर आना, यहाँ पे करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। सिर्फ 2 लूप है हमारे पास और दोनों लूप के अंदर एक एक करंट सोर्स गिवन है, जो कि 2 लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, एक साइड पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक करंट ले ली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने करंट्स लेनी है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे करंट ले लिया I2 के नाम से, ठीक है जी। ये लूप एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब I1 की वैल्यू भी मुझे डायरेक्ट मिल रही है, I2 की वैल्यू भी डायरेक्ट मिल रही है, क्योंकि एक करंट सोर्स दोनों में लगा हुआ है, एक जो कि साइड पे लगा हुआ है, यानी 2 लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा। जब 2 लूप्स के सेंटर में आ जाए तब हमारे पास सुपर लूप लग जाता है, जो कि थोड़ा कह लें कि क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। तो चले देखें अब हमने करना क्या, देखें नोडल एनालिसिस यानी यहाँ पे लूप एनालिसिस पे लगेगा अपना क्या उसका नाम था, न्यूटन्स के लॉ। अब देखें I1 की पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ। I1 को ऐसे ज़रा फ्लो करवा के देखें तो जब ये इस करंट सोर्स के करीब आती है तो ये करंट डाउनवर्ड मूव करती है नीचे की तरफ, और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन कहता है फिर एक ही कंडीशन हो सकती है, आपकी I1 जो है वो 3 एम्पेयर के तो बराबर है, यानी ये जो करंट 2 एम्पेयर है
3 माइनस यार चलो 1 लिख दूँ, ये 2 ही है ना, आपको समझ तो आ रहा है ना, ये 2 एम्पेयर ही लिखा है मैंने भाई, जस्ट क्या लगे जल्दी में मैं 3 लिख गया उसको। 3 माइनस 1 यानी यही समझे 2 ही लिखा हुआ है। लेकिन जैसा न्यूटन कहता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको अपोजिट दिखाने के लिए आपको माइनस का साइन फिर I1 के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -2 एम्पेयर के इक्वल है आपकी I1 करंट, ओके हो गया। अब बारी आती है I2 की। I2 को अगर हम चेक करते हैं तो देखें I2 जो करंट है वो बिल्कुल इसके सेम डायरेक्शन में आके फ्लो करती है। जब हम इसको ऐसे फ्लो करवा के देखते हैं, सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों का एक्शन हो रहा है, दोनों एक्शन कर रही है, ना कि दोनों एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को काट खाने को नहीं पड़ी हुई, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, दैट्स वाई दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है जी। अब बारी आती है कि इन दोनों को मालूम करने का कहने के मुद्दा क्या था, वो ये था कि V1 और V2 को मालूम करना। अब देखें V1 कैसे मालूम होते हैं, ये जो V1 वोल्टेज है इनको मालूम करने के लिए मैं इसके ऊपर ये जो आपको ये छोटा सा लूप नज़र आ रहा है इसके ऊपर लगाता हूँ अपना KVL, अप्लाई KVL एट लूप 1, ठीक है जी। KVL वैसे लग नहीं पाता, ये भी इक्वेशन ऐसे ही है जैसे इसकी आपको इक्वेशन मैं लिखना सिखाऊंगा। तो देखें, क्योंकि जिस सोर्स के अंदर एक यानी कि करंट सोर्स ऑलरेडी मौजूद हो ना, उसके ऊपर KVL लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा काम हमारा। तो देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं KVL लगाता हूँ। अब KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैंने हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, करंट सबसे पहले इस 20 ओम के रजिस्टर में से गुजरेगी, तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे सिर्फ इस करंट की वजह से। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके वोल्टेज होंगे करंट इंटू रजिस्टेंस यानी कि 20I1, ठीक है जी। मजीद आगे बढ़ता हूँ तो ये 5 ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट्स पास कर रही हैं, एक I1 है जो कि जा रही है अपनी राइट साइड को, और एक I2 है जो इसमें से फ्लो करती है और लेफ्ट साइड को जाती है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, एक एक्शन कर रहा है दूसरा रिएक्शन कर रहा है, तो किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव आपने उस करंट को लेना जिसके ऊपर इस वक्त KVL नहीं लग रहा, KVL लग रहा है I1 के ऊपर यानी I2 नेगेटिव लोगे, तो इसका मतलब फार्मूला आ जाएगा +5 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। ये इसका मतलब था मेरे कहने का। अब मजीद आगे बढ़ता तो करंट यहाँ पे I1 मूव करती है आगे इस नीचे की तरफ, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है V1 के, डेट्स वाई आ जाएंगे +V1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था हम उसी कंपोनेंट पे वापस आ गए थे 220 ओम पे, डेट्स वाई। अब आप V1 की यहाँ पे वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखें V1 इधर ही रह जाएंगे, बाकी ये सारे कंपोनेंट्स उठ के दूसरी जानिब चले जाएंगे। देखें हो क्या रहा था, 20I1 + 5I1 हो रहा था, यानी 25I1 बन चुका था, जो कि दूसरी जानिब जाके -25I1 आ जाएगा। I1 की वैल्यू जब आप ऑलरेडी जानते हैं तो पुट कर दें यार -2, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे एक और कंपोनेंट बन रहा था इस साइड पे -5I2, जो कि दूसरी जानिब जाके +5I2 हो जाएगा, ठीक है, +5I2। I2 की वैल्यू भी आप जानते हैं, वो भी पुट कर दें। अब आपको देखें V1 की वैल्यू मिल गई है, V1 इज इक्वल टू ये 50 बन रहा है और ये हमारे पास 20 बन रहा है, 50 और 20 70 वोल्ट आपके पास आ गए V1 के। अब बारी आती है V2 की। V2 मालूम होगा देन आप VOC मालूम कर पाओगे। देखो कैसे V2 मालूम करने जा रहा हूँ। V2 सिंपल एक रजिस्टर के क्रॉस है, तो यहाँ पे ओहम्स लॉ की मदद से V2 हम मालूम कर सकते हैं। V2 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस फार्मूला लगेगा। आप सोचेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यार यहाँ पे करंट था, मैं करंट के ऊपर नहीं लगा सकता था ओहम्स लॉ जिसकी मदद से V1 मालूम हो जाए। एक रजिस्टर के ऊपर ओहम्स लॉ लग सकता है, लेकिन एक करंट सोर्स के ऊपर नहीं, ना एक वोल्टेज सोर्स के ऊपर, ठीक है। उनके तरीके अलहदा होते हैं फिर उनसे वोल्टेज से रेजिस्टेंस करंट वगैरह निकालने के। तो देखें अब मैं यहाँ पे ना ये रेजिस्टर है मेरे पास, तो ये जो आपको पता है करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, डेट इज़ कॉल्ड ओहम्स लॉ। तो I2 जो मेरी करंट है वो यहाँ पे आती है, इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। जिस टर्मिनल में करंट एंटर करेगी ना उसी साइन के साथ आएगी, तो ये आ जाएगा 10 इंटू -I2, यानी कि करंट माइनस में आएगी क्योंकि माइनस टर्मिनल में एंटर कर रही है। I2 की वैल्यू यार आप सभी जानते हैं, पुट कर लीजिएगा एक दफ़ा, मैं लिखना नहीं चाहता, मेरा स्टेप यहाँ पे पूरा नहीं आ सकेगा। तो V2 इज इक्वल टू आप जान ही पा रहे हैं -4 पुट हो गया, यानी -4 जब 10 से ज़रब खाएगा -40 आ जाएगा। अब आपको V2 की वैल्यू भी पता, V1 की वैल्यू भी पता। अब आप इस छोटे से हिस्से के ऊपर यानी कि अपने कंसेप्ट से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इक्वेशन क्या आती है, मैं डायरेक्ट ही आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो कैसे आती है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको बुक वाले कैसे पागल बनाते हैं, ज़रा चेक कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये मेरे पास बच्चों जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VOC। अब ये कैसे आ गई है, आप सभी भी यही सोच रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख के बताई है। यार असल में पता है क्या होता है,
इसमें ना ऐसे कंसेप्ट चलता है, हम ये सारे वोल्टेज ऐसे ले लेते हैं जिस जिस सन के साथ होते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ये सब माइंड के अंदर चलाना पड़ता है। प्लस माइनस V2 या रफ अमल में ये छोटी सी ऐसे शेप ड्रा कर लो। इस तरफ ये प्लस माइनस V1 और इस तरफ ये अपना प्लस माइनस VOC, ठीक है जी। ये ऐसे देखें, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लगे हुए हैं ये सारे वोल्टेज सोर्स कंपोनेंट्स के क्रॉस। अब आपने करना क्या है, अपने माइंड के अंदर ही देखें, इसके अंदर ना एक क्लॉकवाइज फ्लो ज़रा आप बना कर देखें, ठीक है। करंट को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हैं, करंट सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी V1 के, तो ये आ जाएंगे -V1। मजीद आगे बढ़ते हैं, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, ये आ जाएंगे +V2। मजीद आगे गए, करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे +VOC, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब यहीं से देखें VOC की अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनती है, VOC इज इक्वल टू V1 उधर जाके पॉजिटिव और V2 उधर जाके नेगेटिव, यानी VOC इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो देखें ये चक्कर होता है, आपको ऐसे सॉल्यूशंस पे भी जाएंगे ना, ऐसी डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी लिखी, लेकिन ये मेरा काम होता है मैं हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे शुरू में बताता हूँ। ये जस्ट आज आपके लिए एक टेस्ट था, आपको पहले बता दिया, ये चक्कर होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सारी ये क्या आप बनाते रहते हैं, ऐसे शक्लें होते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है, एक आधा ही था, ज़्यादा नहीं। तो ये जस्ट यार आपके कंसेप्ट के लिए है, ठीक है, जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, कि अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये इक्वेशन कैसे आती हैं। और अक्सर बच्चों का कंसेप्ट फिर इसी जगह पे यानी कि बेसिक ही डूब के रह जाता है कि वो सोच ही नहीं पाते कि ये कहाँ से आ रहे हैं इक्वेशंस। अब देखें 70 माइनस इंटू -40 जो कि हमें दे देगा कितना, 110 वोल्ट। VOC तो आ गए हैं जी अपने पास। अब बारी आती है पता है किस चीज़ की, इस सर्किट के अंदर सोर्सेज को शट डाउन करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। तो देखो बच्चों, आपने पता करना क्या है, ये करंट सोर्सेज जितने भी वोल्टेज करंट सोर्सेज है जो इंडिपेंडेंट है उनको शट डाउन करना है। जब करंट सोर्स से शट डाउन होता है इंडिपेंडेंट, तो वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और जब वोल्टेज सोर्स से शट डाउन होता है वो एक शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करता है। और जहाँ पे आपने VOC लगाया था वहीं पे ओपन टर्मिनल्स लगा के आपने क्या करना है, मालूम कर लेनी है अपनी, क्या उसको कहते हैं, RThevenin's इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ये मैंने लगा दिया। ये देखते जाइएगा, आपको जस्ट समझाने के लिए पहले मैं चले सर्किट बनाता हूँ। ये देखेंगे ये करंट सोर्स ओपन हो गया क्योंकि ये शट डाउन हो गया, ऐसे आपकी ये वायर कनेक्ट है आगे। उसके बाद ये 5 ओहम का रजिस्टर ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये 20 ओहम का लगा हुआ है, यहाँ पे भी 10 ओहम का था जी। और ये ऊपर एक करंट सोर्स आप देख सकते हैं 4 एम्पेयर का लगा हुआ था जो कि ओपन हो गया शट डाउन होने की वजह से। और ये कुछ इस तरीके से वायर आ गई। अब बच्चों देखिएगा, दो रेजिस्टर्स जब आपस में सिर्फ एक वायर का टर्मिनल सिर्फ एक दूसरे के साथ, सिर्फ दो रेजिस्टर एक दूसरे के साथ वायर का टर्मिनल कॉमन करते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, आपस में सीरीज़ में होते हैं। और जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है, ये जो 5 ओहम का रेजिस्टर लगा हुआ है, इसका ना इस रेजिस्टर के एक साथ सिर्फ टर्मिनल कॉमन हो रहा है, ये आगे RThevenin से भी कॉमन कर रहा है, यानी इसका वजूद ही नहीं बचेगा। असल में बच्चों मैं उसकी रीज़न बताता हूँ, उसका वजूद ही नहीं बचेगा। आप ऐसे ज़रा ना कंसिडर करें कि यहाँ पे अगर मैं करंट सोर्स लगाता हूँ, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, करंट यहाँ पे आएगी तो करंट इस वायर में जा ही नहीं पाएगी। उसकी रीज़न, इस वायर में ना जाने की रीज़न सिंपल यही है कि इस वायर में इसलिए नहीं जा पाएगी, आगे से वायर ओपन है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो जब करंट किसी वायर में नहीं ना जाता तो उसकी रेजिस्टेंस होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेट्स वाई ये वायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, इसमें से आप समझें ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ये वायर ख़त्म है। मैं इसको ना भी ड्रा करता मेरा काम चल सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए ड्रा कर दिया। और ये भी बीच में से वायर ख़त्म हो चुकी है, इसकी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट बस आपके लिए पास इतना सा है, ये देखें, सारा सीरीज़ यार कम्बिनेशन है, बहुत ईजी है। ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में जमा होने वाले हैं,
क्योंकि मैंने आपको बताया सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस जब होते हैं तो सारे जमा होते हैं तब इक्विवेलेंस उनका निकलता है। तो देखो ये 10 ओहम है, ये 5 ओहम है, ये 20 ओहम है, ऊपर वाला 5 मैंने बताया कैसे कैंसिल आउट हो गया। और ये तीनों के बीच में एक एक वायर का टर्मिनल सिर्फ कॉमन है, एक इन दोनों के दरमियान, एक इन दोनों के दरमियान, और बाकी इसका भी आपस में देखो यहाँ पे ओपन है, उसका भी ओपन है, इसका इसके साथ कॉमन नहीं है दूसरा टर्मिनल, यानी कि ये तीनों सिर्फ सीरीज़ में है ना कि पैरेलल में जा रहे हैं। तो तीनों की रेजिस्टेंस जमा होकर आर थेवेनिन मिल जाएगी, यानी हमारे पास आ जाएगा 10 जमा 5 जमा 20। अब इसका मेजर सर्किट ड्रा किया जाएगा। तो देखो ये बनता है 15 जमा 20 35 ओहम। ठीक है जी। अब मेजर सर्किट बनने जा रहा है अपने थेवेनिन्स थ्योरम का। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है मेजर सर्किट में कि अपना जो वीओसी आपने मालूम किया है उसके साथ रेजिस्टेंस आर थेवेनिन्स को सीरीज़ में लगा दें। ये देखें मैं सीरीज़ में दो कंपोनेंट्स को लगाने लगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल मैंने कॉमन किया। यहाँ पे आर थेवेनिन्स आ गई जो कि 35 ओहम है, और यहाँ पे अपना वीओसी वोल्टेज सोर्स आ गया जो कि 110 वोल्ट है। ठीक है। अब आगे जो आपने वायर का टर्मिनल कट ऑफ किया था उसको आपने लगा देना है। देखें वो आपने कट ऑफ किया था वायर का टर्मिनल यहाँ से, यानी दो वायर के टर्मिनल्स को कट ऑफ करके इस वायर को आपने कट किया था, उसको आपने यहाँ पे लगा देना। ये आपका वो लग गया ±40 वोल्ट। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको पता है वो करंट आपके ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी। आइए आपने मालूम करनी है, यही आपका फाइनल सर्किट है, इसी में से मालूम करोगे। जस्ट सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे आप केवीएल लगा सकते हो बच्चों। देखो ज़रा यहाँ पे मैं करंट को फ्लो करवा देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसको नाम दे देता हूँ I1 I2 मैंने आगे रखे हुए हैं, तो मैं इसको I3 का नाम दे देता हूँ। अब जो I3 करंट है, अगर आप IA और I3 की ज़रा डायरेक्शन चेक करें तो आपको इसी से मतलब एक सिंगल लूप है ना, तो लगना एक ही केवीएल है। जस्ट आप देख लें कि I3 IA के क्या किस चक्कर में है, मतलब कि IA इज़ इक्वल टू, ज़रा देखिएगा I3 जो हमारी करंट है वो जब यहाँ पे आती है तो डाउनवर्ड मूव करती है, जबकि ये तो अपवर्ड मूव कर रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक ही लूप में फ्लो कर रही है। दैट्स वाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जस्ट एक्शन और रिएक्शन की कहानी है। ये IA हमारी -I3 के बराबर होगा, तो आप I3 को मालूम कर लें KVL लगा के, और माइनस के साथ ज़रब दे के आप अपना आंसर हासिल कर लें। चले आए लगाते हैं जी, हम KVL लगाने लगे इस लूप पे। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ I3 के लिए। ठीक है, मैं IA नहीं इस्तेमाल कर रहा इस वक्त, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट मेरी देखें इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगी तो ये आ जाएंगे -110 वोल्ट। आगे मजीद आगे बढ़ता तो ये रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लिखने होंगे, तो इस रजिस्टर के वोल्टेज क्या आ जाएंगे 35 I3, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। मजीद आगे बढ़ता तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी 40 के, तो +40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया हमारा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 40 -110 यानी ये 70 बना रहा है जितना मुझे समझ आ रहा है। हाँ जी, -70 आएगा, -70 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा +70। ठीक है, 70 यानी कि, तो I3 इधर ही रह गया, और 70/35 यानी कि हमारे पास आ गया कितना जी 2 अम्पेयर आंसर है I3 का, तो यानी IA का है -2 अम्पेयर आंसर। ओके हो गया, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी।